प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के आई हूँ और ये टॉपिक क्लास 8 की है। अभी आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है जिसमें एनईपी 2020 में कुछ चेंजेस किए गए हैं और हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 जो है आपका बेटा वो द इनविजिबल वर्ल्ड है। इनविजिबल का मतलब होता है जिसे आप नहीं देख सकते, है ना। लेकिन एक्चुअली ये इनविजिबल है, मतलब वो विजिबल तो है बट ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे आर नॉट विजिबल। तो हमारे पास ऐसी कौन सी डिवाइसेस है जिससे हम उसे देख सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इमेजिन करो कि तुम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, है ना, और न्यूज़पेपर पे ऑल ऑफ सडन पानी की एक ड्रॉप आ जाती है तो तुम्हें वही लेटर काफी मैग्नीफाइंग होकर के दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी की बूंद है वो एक लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है और इमेज काफी मैग्नीफाइंग होकर के दिखाई दे रही है। तो जब उस समय साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे इनविजिबल वर्ल्ड की, तो उनके पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी, जैसे कि माइक्रोस्कोप नहीं था। तो उन्होंने कुछ लेंसेज को यूज किया, उसकी पोजीशंस को चेंज करके उन्होंने कुछ फोल्डोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश की, बट स्टिल माइक्रोस्कोप उनके पास नहीं था। एक्चुअली वो लेंस को इस तरह से अरेंज कर रहे थे कि मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाती थी। तो दे वर यूजिंग एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जिस चीज को फाइंड करने की कोशिश की थी वो थी सेल। अब सेल को किसने डिस्कवर्ड किया? तो अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सेल सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर करने की कोशिश की थी। ठीक है, उन्होंने कहाँ देखा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वो एक्चुअली एक प्रोफेसर थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास 1665 में वहाँ पे एक सूखा हुआ पेड़ था, वहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखे। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चर एक स्मॉल रूम की तरह दिखाई दे रहा है, इट वॉज लुकिंग लाइक हनीकम। तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा सेल। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से आया, तो सेल यहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ। तो यहाँ रॉबर्ट हुक ने सोचा कि अगर ये डेड पार्ट में सेल दिखाई दे रहा है, यानी कि लिविंग में भी कभी रहा होगा, और अगर ये लिविंग में भी कहीं रहा और पूरे पार्ट्स पे ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ये सेल कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो फंक्शंस भी करते होंगे। इट मीन्स सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने एक बुक डिस्कवर किया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया में उन्होंने सेल का यही डिजाइन जो कि हनीकॉम्ब के बारे में दिया हुआ है वो दिया। तो ये तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में दे दिया। उसी समय हर साइंटिस्ट अपने डिस्कवरी कर रहे थे, जैसे कि ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को इस तरह से सेटअप किया कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, या ब्लड सेल्स में उन्होंने देखा। तो उस बहुत माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब उन्होंने डिस्कवर किया तो ही वॉज अवॉर्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ब्लड सेल्स को भी उन्होंने डिस्कवर किया। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek के बारे में भी आपके बुक में दिया हुआ है। एंड फाइनली ही वाज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? क्योंकि उन्होंने बहुत माइन्यूट माइक्रोब्स की स्टडी की, स्पेशली ब्लड सेल्स में और बैक्टीरिया, इन दोनों की स्टडी की। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम नॉर्मल आपको बता रहे हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया। अब हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर करते हैं, व्हाट इज सेल। ठीक है, अब आते हैं सेल पे। देखो बेटा, सेल क्लास 6 में भी 7 में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था। तो सेल मान लो एक ये सेल है ना। अब सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? सेल के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सेल के अंदर सबसे पहले एक लिक्विड देखी थी परकिंजे नामक साइंटिस्ट ने। उन्होंने इस लिक्विड को कहा था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, प्रोटो मतलब फर्स्ट और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो उन्होंने फर्स्ट लिक्विड को ऑब्जर्व किया था एंड दिस लिक्विड इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट वाज डिस्कवर्ड बाय परकिंजे। बाद में देखा गया कि इस प्रोटोप्लाज्म में डिवीजन किया गया। कहा गया कि कुछ न्यूक्लियस के अंदर है, अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उन्हें क्या कहेंगे? कुछ न्यूक्लियस के बाहर है और कुछ बाउंड्री पर है। ठीक है, तो यहाँ से सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो सेल के बेसिक पार्ट्स थे। जो सेंट्रल पार्ट था उसे न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, जो न्यूक्लियस के बाहर लिक्विड थे उसे साइटोप्लाज्म कहा गया, और जो सेल की बाउंड्री थी उस बाउंड्री को हमने कहा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 3 चीजों के बारे में
हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप सबको अनियन सेल के बारे में भी इसमें कहा गया होगा। मेरे पास अभी माइक्रोस्कोप नहीं है तो आई कैन नॉट शो यू, लेकिन मैं आपको रफली बताना चाहती हूँ कि आपके लैब में क्या हुआ होगा। आपको अनियन इस तरह से पील आउट करना है, और जब आप पील आउट करोगे ना तो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है, जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, इस ट्रांसपेरेंट हिस्से को आप फोर्सेप्स से बाहर निकालोगे। ठीक है, फोर्सेप्स से बाहर निकाल करके देखो, ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा मैंने निकाला, इस ट्रांसपेरेंट हिस्से को आप बाहर निकालोगे और इसके ऊपर आप थोड़ी सी सैफ्रनीन एक पिगमेंट होता है, एक कलर होता है, एक डाई होता है, उससे इसके ऊपर एक ड्रॉप डालोगे। क्यों डालते हैं सैफ्रनीन? क्योंकि सेल ना बहुत छोटा होता है, तो सेल के अंदर के जो पार्ट्स है जैसे कि न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें विजिबल हो जाती है। तो हम सैफ्रनीन की एक ड्रॉप डालते हैं। एक ड्रॉप डालने के बाद अगर मान लो तुमसे ड्रॉप ज्यादा आ गया तो तुम पानी की भी एक ड्रॉप डाल सकते हो। फिर हम स्लाइड्स के ऊपर एक जो है वो ग्लिसरीन को डाल करके इसको उसके ऊपर रखते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं और माइक्रोस्कोप के ऊपर रख करके हम ऑब्जर्व करते हैं। ये एक एक्टिविटी है छोटी सी जो तुम्हारी क्लास में तुमने की होगी, ये तो मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ समझाने की। तो जब हमने देखा कि अनियन की जो सेल थी कुछ इस तरह से ब्रिक की तरह अरेंज हो रही थी। तो हमने कंपेयर किया कि जैसे हमारे घर को बनाने में, एक बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक का रोल है जो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी तरह से सेल भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। और प्लांट सेल को हमने लगभग रेक्टेंगुलर शेप में देखा। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्लांट सेल को एक ब्रिक के साथ कंपेयर किया कि ब्रिक बिल्डिंग के बनाने में ब्रिक, एक एक ब्रिक जब आपस में लगते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं और हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन, एक रोल होता है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक पार्ट्स हमने डिस्कस किए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, और मैंने आपसे बताया कि अनियन सेल को आपने कैसे देखा था। अभी थोड़ा सा हम जो सेल है उसके पार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, ये न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट है और आप कह सकते हो इसको ये ब्रेन ऑफ द सेल, दिस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है और ये सेल के अंदर कंटेन करता है। इस साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड देन दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल की वॉल है, जैसे आप किसी रूम में रहते हो और रूम की जो बाउंड्री है वो सेल का मेम्ब्रेन है, उसी तरह से ये एक रूम है और रूम की जो बाउंड्री है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और ये डिसाइड करता है व्हाट हैज टू कम इनसाइड एंड व्हाट हैज टू गो आउटसाइड। ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या आना है और सेल के अंदर से क्या बाहर जाना है। तो इस वजह से हम इस सेल को सेमी परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है फिल्टर, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहला सकता है या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाता है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके नाम है, बट दीज आर द कॉमन नेम विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं जैसे आपके बुक में दिया, मैं तो सिर्फ अभी आपके बुक को फोकस करके बता रही हूँ। मान लो एक स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये कोई भी सेल का स्ट्रक्चर ले लिया, तो सेंट्रल पार्ट हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। वेरी वेल डन। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को पता है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस वो पार्ट होता है जिसके ऊपर डीएनए वगैरह सारे अरेंज होते हैं, जो आपके पेरेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। ये इसमें हमने डीएनए का नाम तो सुना है। ठीक है, तो क्या न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होते हैं, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? आई एम राइटिंग हियर लिक्विड, उस लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये थे टोटल न्यूक्लियस की बात जो हम कर रहे थे। सेंट्रल पार्ट, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस विजिबल होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और सेंट्रल पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है। तो अब हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म को डीप स्टडी करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैक्यूल्स। ये टर्म आपके सामने आएगा, चाहे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो हम बात करते हैं वैक्यूल्स। अब देखो वैक्यूल क्या होता है?
वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है वेस्ट को स्टोर करना। स्ट्रक्चर टू स्टोर वेस्ट, ये वेस्ट भी स्टोर करता है, बॉडी को शेप भी देता है, साइज भी देता है, यानी कि सेल को शेप साइज देने में भी हेल्प करता है। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर वेस्ट एज वेल एज फूड। तो मैं सिर्फ फूड लिखूंगी, ठीक है, तो स्टोर फूड। ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड ही स्टोर करता है, वेस्ट को भी स्टोर करता है। दूसरी हम बात करते हैं, जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है। आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात, ह्यूमन में या एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, जबकि प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी। तो हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगी, जबकि प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगी, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते। इसके बाद से अगर हम थर्ड की बात करें तो हमारे पास एक और जो है वो ऑर्गेनेल्स है, और वो ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं शॉर्ट में। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, वो लिपिड्स बनाते हैं, लिपिड्स मतलब फैट्स। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन और लिपिड दोनों मिल करके सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये थे टोटल स्ट्रक्चर जो सेल ऑर्गेनेल्स के थे। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर, जैसे कि गोल्जी एपरेटस है। जो काम पोस्टमैन का वही काम गोल्जी एपरेटस का, मतलब पैकेजिंग करनी है, किस चीज को कहाँ ट्रांसफर करना है, कब ट्रांसफर करना है, कैसे डिस्पैच करना है, वो काम है। लाइसोसोम्स है जिसे आप सोसाइटल बैग कहते हैं। वैसे ये सारे कंटेंट 9th के, बट फिर भी यहाँ आपकी क्लास 8 में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपके सेल में कोई भी गड़बड़ी हुई तो लाइसोसोम उस सेल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे बाकी और कोई सेल डैमेज ना हो सके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपका एक डायग्राम है जिसमें आपका कंपेयर किया गया है। उस कंपैरिजन में हमने यहाँ पे एनिमल सेल और हमने यहाँ पे प्लांट सेल लिया, ठीक है। देखो एनिमल सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, मैं N लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरी पर होता है। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो वैक्यूल्स छोटे छोटे, देखो वैक्यूल्स क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो इनके वैक्यूल्स छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं। लेकिन इनका जो वैक्यूल होगा वो काफी लार्ज सेंट्रली लोकेटेड हो जाएगा। तो इनका वैक्यूल काफी बड़ा, भाई प्लांट हमारे मूव तो कर नहीं सकते, तो उनके वेस्ट, उनका फूड सब स्टोर रहता है, शेप देने का भी काम करता है, ठीक है। प्लांट के पास एक एडिशनल वॉल है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। ये सेल वॉल काफी टफ क्यूटिकल का बना होता है, सेलुलोज से बनता है, और ये रिजिड होता है। प्लांट जो है वो धूप में खड़े है, बारिश में खड़ी है, बहुत तेज हवा आ रही है, तो प्लांट खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। प्लांट के सेल के अंदर एक लिक्विड है सेल सैप, वो कोई दूसरा जानवर ना एब्जॉर्ब कर ले, तो प्लांट के सेल के बाहर एक आउटर कवर होता है जिसे हम सेल सैप कहते हैं, और सेल सैप जो उसके अंदर बड़ा होता है, और बाहरी कवर को सेल वॉल कहते हैं। तो ये सेल वॉल जो है उसके आउटर कवर को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ताकि वो किसी भी तरीके से इंसेक्ट्स उसको डैमेज ना कर सके, ठीक है। फिर आपका एक टॉपिक है और क्या क्या होता है, देखो इसके अंदर प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी होता है, फोटोसिंथेसिस करने में ये आपको हेल्प करता है, जबकि एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना। एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। देखो एनिमल की आउटर बाउंड्री जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जबकि इनकी आउटर बाउंड्री क्या थी, सेल वॉल थी। इनके पास क्या सेल मेम्ब्रेन होता है, यस होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इनकी इंटरनल बाउंड्री है, जबकि सेल वॉल इनकी एक्सटर्नल बाउंड्री है। गॉट इट। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में इसके बारे में काफी डिटेल दिया हुआ। ये तो बस एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाया। फिर आपको एडिंग दी गई है वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें दो सेल को इंट्रोड्यूस किया हमने। एक हमने इंट्रोड्यूस किया है
हाँ मसल सेल्स, और एक हमने डिस्कवर किया है नर्व सेल्स। तो मसल सेल्स क्या होते हैं, स्पिंडल के शेप में होते हैं, थोड़े लेंथ में होते हैं, और ये वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री होते हैं जो आपकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वॉल्यूंट्री क्या होती है, जिस पे आपका कंट्रोल हो, जैसे कि आपने हाथ को फोल्ड किया तो ये वॉल्यूंट्री एक्शन है। और एक होता है इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री का मतलब जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये दोनों ही मसल से होते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मसल्स का जिक्र किया है, और हमने जिक्र किया है नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स को हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। ये हमने नर्व सेल्स का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। नर्व सेल्स जो होते हैं ना बेटा, ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन योर बॉडी, और इनका काम क्या है, आपके बॉडी में मैसेज को, स्टिमुलाई को रिसीव करना और ट्रांसफर करना। बहुत डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपके बुक में डायग्राम की बने कि ये डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट जो है ये मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद से ये आपके बॉडी तक, आपके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाता है, और ब्रेन उस हिसाब से इंटरप्रेट करता है इसे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमारी बॉडी में सेल जो है वो बहुत सारे हैं, है ना। अब ये सेल अगर आपस में मिल जाएं और आपस में मिल करके एक जैसे स्ट्रक्चर बनाने लगे तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू। यानी कि सिमिलर काइंड के सेल अगर आपस में मिल जाए तो बन जाएंगे टिश्यू। अब ये टिश्यू अगर आपस में मिल जाए एक जैसे तो ऑर्गन, और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जहाँ पे बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू के स्ट्रक्चर फॉर्म करें, यानी कि सब आपस में कंबाइन करते हैं, एंड दे आर ऑल आर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक ड्यूटीज, तो यहाँ पे होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी एक को तुम डैमेज कर दोगे तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हो जाएगी। दे आर डिपेंडेंट। एक्चुअली टिश्यूज क्या, वो सेल ही तो है, लेकिन ये सिमिलर सेल्स है, दो हु आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ तक हमने आपको छोटी छोटी बातें बताई। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो का मतलब क्या है, बहुत छोटे, जिसको आप माइन्यूटली माइक्रोस्कोप से डिस्कवर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब यहाँ इन्होंने एक एक्टिविटी दिया है कि आपको पॉन्ड वाटर लेना है, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर, जो पानी के अंदर जमा हुआ है, उसे आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं, या आप गंदे पानी में देख लो या कहीं मिट्टी में भी आप देख सकते हो इन्हें, लेकिन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कुछ टेबल आपके फॉर्म किए गए हैं यहाँ पे, हम टेबल की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है अमीबा, ठीक है। ये अमीबा है, और इस अमीबा में ये फॉल्स फीट होते हैं। ये फीट जो होते हैं ना, ये फॉल्स फीट है, इन्हें बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया इस अमीबा को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास हमारे जैसे मिलियंस ऑफ सेल्स या ऑर्गन तो है नहीं, एक ही सेल है जिसमें सारे काम होते हैं। तो ये स्यूडोपोडिया अपने हिसाब से, जैसे मान लो ये फूड है, तो ये अमीबा जो है अपने फीड को किसी भी तरीके से क्रिएट कर लेता है और फूड को ऑब्टेन कर सकता है। तो ये स्यूडोपोडिया है, जिसको फॉल्स फीट कहते हैं। और ये जो है, ये सारे जो है ये यूनिसेलुलर है, स्फेरिकल शेप में तो नहीं है ये, बट इरेगुलर शेप में होते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, जिसको बोलते हैं। देखो इसके बॉडी पे हेयर लाइक कंजक्शन है, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया इस पैरामीशियम को मूव करने में हेल्प करता है, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। और मूवमेंट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यानी कि सीलिया की हेल्प से होता है। तो ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम के बाद एक और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है हमारा एल्गी। हम एल्गी की बात करते हैं। एल्गी देखो बेटा, एल्गी कैसा स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब ये एल्गी में ये वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरह का फ्लैजिला कह लो, रिबन की तरह स्ट्रक्चर है। ये इसे मूव करने में हेल्प करता है। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, बट इसमें फोटोसिंथेसिस करने का पावर है, बिकॉज दे आर हैविंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो एनिमल प्लांट में मतलब वाटर में रहते हैं, वो प्लांट भी हैं और एनिमल भी हैं। ये सारे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों की कैटेगरीज है। इसके अलावा ब्रेड, मोल्ड वगैरह भी हैं, ये सब भी
जो है सॉइल में आप ऑब्टेन कर सकते हो, सॉइल सस्पेंशन में होंगे, ब्रेड मोल्ड हो सकते हैं या एल्गी हो सकते हैं। एल्गी सिर्फ पानी में ही नहीं, एल्गी आपको मॉइस्ट एरिया में भी मिल सकते हैं। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये राउंड शेप या स्पाइरल शेप या कॉमा शेप में हो सकते हैं। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया जो है ये हमें सॉइल सस्पेंशन में मिलते हैं। ये सारे टॉपिक जो आपके बुक के हैं यही मैं आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। देन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ आर कनेक्टेड टू द माइक्रोब्स। हम यहाँ पे बताएंगे कि माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो माइक्रोब्स हमारे क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं ना। तो रोल ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें या रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? क्योंकि वो डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी वेस्ट मटेरियल को, वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब उनको ब्रेक कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अब कोई डेड बॉडी है उसको आपके केमिकल को सेक्रीट करते जाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बॉडी डिजाइन में चेंज होती जाती है। थोड़ी सी फाउल स्मेल आती है बट लेटर ऑन जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है तो फाउल स्मेल कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं एंड इट टर्न्स इनटू मैन्योर। तो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का रोल क्लीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने हमें और भी कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे आप अपने स्कूल में जाते होगे, आपने देखा होगा, विजिट किया होगा कि कुछ वेजिटेबल पील्स वगैरह को हम रख सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन भी था, तो वेजिटेबल पील्स ले लिया हमने और हमने क्या किया कि उसके ऊपर थोड़े से हमने सॉइल डाल दिया, सॉइल से कवर कर दिया, फिर हमने इसको कवर करके रख दिया 3 to 4 वीक के लिए। तो 3 to 4 वीक में हमें ये क्या मिलेगा? हमें 3 to 4 वीक के बाद एक ब्राउन ब्लैक कलर का मैन्योर मिलेगा। इसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी, यानी कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैन्योर। इसे आप ग्रीन मैन्योर भी कह सकते हो, इट्स टोटली प्योर। ठीक है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड में क्या रोल है? इज देयर अ रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इंडस्ट्रीज? यस, आपको समझ में आ रहा है। एक तो आप अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। क्लास 7 में भी आपने पढ़ा हुआ था, जिसमें हम कोई भी शुगर वगैरह ऐड कर देते हैं तो फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा ईस्ट वगैरह वही चीज़ है। ईस्ट वगैरह जैसे मान लो आप इडली बना रहे हो, डोसा बना रहे हो, बैटर बना रहे हो, तो उसमें अगर आपने ईस्ट पाउडर डाल दिया तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है ना। वॉल्यूम क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, फ्लफी हो गया, सॉफ्ट हो गया और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इनका फूड में बहुत, फूड इंडस्ट्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। मतलब ये सॉफ्ट और फ्लफी बनाते जाते हैं। फंगी भी आप खाते हैं ना मशरूम के तौर पे, तो आप फंगी वगैरह के रूप में भी इसे ले सकते हैं। एक इन्होंने ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया है और इस ऑर्गेनिज्म का इन्होंने यूज भी बताया है कि भाई ये बायोफ्यूल बनाने में यूज होते हैं। स्पाइरुलिना एक माइक्रो एल्गी के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ये एक माइक्रो एल्गी है विच इज रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन B12। तो ये विटामिन B12 बनाने में भी इसका यूज होता है। तो इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि दे आर रिच फूड ऑफ सुपर फूड या फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि एल्गी को हम ग्रो करते हैं। एक प्रोसेस में आपको बताया गया हाउ कैन यू ग्रो स्पाइरुलिना, जिसमें आपको एक टैंक लेना है और टैंक में थोड़ा सा फ्रेश वाटर रख करके स्पाइरुलिना जो कि एक एल्गी है, इसको आपको उस टैंक में डालना है। 3-4 सप्ताह तक आपको टेक केयर करनी है और ये स्पाइरुलिना आपको हो जाएगा प्रिपेयर और आप उसे एज अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि ये प्रोटीन और विटामिन B12 में हाईली रिच होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट। इसके बाद आपके सेल में मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को बताया हुआ है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? यूनि का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है मेनी। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल हो वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर, और जिसमें मोर देन अ सेल हो वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो हम क्या है? वी ऑल आर मल्टी सेलुलर, और जिनमें सिंगल सेल होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। तो जिनमें सिंगल सेल होंगे उनमें कोई ऑर्गन या कोई बॉडी डिजाइन आपको नहीं दिखाई देगी, जबकि मल्टी सेलुलर में आपको सारी बॉडी डिजाइन दिखाई देंगे। दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट, छोटी छोटी चीजें का जिक्र किया गया है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में भी बताया गया है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहते थे? ये मान लो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है इनका मेन काम है एटमॉस्फेयर से
नाइट्रोजन को लेना और इसे सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अब ये सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल में मिक्स हो गया, यहाँ से इस प्लांट ने ट्रैप कर लिया और ट्रैप करके प्लांट ने क्या कर दिया, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ प्लांट ने प्रोटीन भी बना दिया। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into liquid nitrogen, and from there plants are capable to take nitrogen to make protein। ठीक है, so this is all about ये छोटे छोटे टॉपिक थे। अभी मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं आपसे एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।